सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में लहासा की ओर, जो कि यह आपका यात्रा साहित्य है, इस पाठ के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो यात्रा साहित्य किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति या लेखक उल्लास भाव से प्रेरित होकर यात्रा करता है और उसकी मुक्ति भाव से अभिव्यक्ति करता है तो उसे यात्रा साहित्य कहते हैं। क्योंकि इस पाठ में जो लेखक है, यदि उसने तिब्बत की यात्रा की है तो उसके अंदर एक उल्लास है। उल्लास यह है कि तिब्बत जाने का मात्र उसका एक ही उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म के विषय में जानना, बौद्ध धर्म के विषय में अध्ययन करना। क्योंकि वह जो लेखक था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनुयायी का मतलब यह होता है कि अनुसरण करने वाला, अर्थात किसी सिद्धांत के आदर्शों का अनुगामी। तो आइए, लेखक ने सन 1929 में या 1930 में तिब्बत की यात्रा की थी। तो उस समय के दौर में जो तिब्बत था एक स्वायत्त देश था, अर्थात जिसका अर्थ है आजाद देश, जिसकी राजधानी जो थी लहासा थी। इसलिए इस पाठ का जो नाम है लहासा की ओर। परंतु आज तिब्बत चीन देश का एक प्रांत है और चीन की जो राजधानी है वह बीजिंग है। तो इस यात्रा में, इस पाठ में तिब्बती समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इस पाठ के विषय में मैं आप लोगों को समझा दिया हूं, परंतु इस पाठ का जो सार है उसके विषय में आप सभी लोगों को संचार के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं समझा रहा हूं। नेपाल के जिस मार्ग से लेखक लहासा गए वह प्राचीन मुख्य मार्ग था, जिससे सैनिक भी जाते थे और व्यापार भी होता था। तो उस रास्ते से नेपाल की वस्तुएं ही नहीं अपितु भारत की वस्तुएं भी तिब्बत जाया करती थी। लेखक को मार्ग में अनेक पुराने अवशेष मिले। तिब्बत में यात्रियों को कष्ट भी बहुत थे, पर उन्हें कुछ अच्छी बातें भी दिखाई थी। जैसे वहां जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा नहीं था। क्योंकि लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि वह उस समय के दौर में वह जो समाज था वह एक सभ्य समाज था। जिस सभ्य समाज में जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा नहीं था। यहाँ तक कि अपरिचित
व्यक्तियों के प्रति वहां के लोगों का जो व्यवहार था वह अच्छा था। घर की मालकिन से आप अपनी पसंद की चाय बनवा सकते थे। तो लेखक के कहने का जो अभिप्राय है कि अपरिचित व्यक्तियों से भी उस समय के दौर में तिब्बती समाज में महिलाओं को भी अपरिचित व्यक्तियों से डर नहीं था। तिब्बत में डांडे सबसे खतरे की जगह थी। दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, क्योंकि वह सबसे खतरनाक जगह थी और दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। डाकू लूटने की नियत से यहाँ निर्जन स्थानों में खून कर देते थे। क्योंकि निर्जन स्थान होने के कारण वह जो डाकुओं के लिए बहुत ही उचित स्थान था। जब वहां पर किसी भी व्यक्ति का खून हो जाता था तो गवाह न मिलने के कारण किसी को सजा नहीं होती थी। तो उस समय के दौर में लोग अपने साथ लाठी की तरह ही हथियार लेकर चलते थे, पिस्तौल लेकर के चलते थे। क्योंकि उस समय के दौर में लेखक ने जो यात्रा की थी सन 1929 या 1930 ईस्वी में लेखक ने यात्रा की थी, तो उस समय के दौर में हथियार पर कोई कानून नहीं बना हुआ था, इसलिए लोग हथियार को लाठी की तरह ही अपने साथ लेकर के चलते थे। लेखक और उसका साथी, क्योंकि रास्ते में लेखक की जो मुलाकात हुई थी वह एक सुमति से हुई थी। सुमति जो था वह एक तिब्बती लामा था। तो तिब्बती जो लामा होते हैं उनकी विशेषता होती है कि जिनका चेहरा गोल होता है, नाक जो होती है चपटी हुई होती है, आंखें छोटी होती हैं, रंग लालिमा होता है और वे बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, अर्थात वे सभी का ध्यान रखते हैं। उसी तरह से लेखक जब तिब्बत की यात्रा कर रहा था, तिब्बत जा रहा था, तो रास्ते में लेखक की जो मुलाकात होती है वह सुमति से होती है। क्योंकि जो सुमति था उसे वहां के दुर्गम स्थानों के विषय में उसे पूरी जानकारी थी। तो लेखक और उसके साथी भिखमंगी के वेश में थे। भिखमंगी का वेश धारण करने के पीछे लेखक का एक ही कारण था कि सन 1929 या 1930 ईस्वी में लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा किया तो उस समय के दौर में भारतीयों को तिब्बत जाना मना था। इस कारण से भिखमंगी का वेश धारण कर लेखक को तिब्बत की यात्रा करनी पड़ी। तो लेखक और उसका साथी भिखमंगी के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का डर न था। जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी डाकू उस खतरनाक स्थान पर यदि उनके सामने आते थे तो लेखक कहता था कुची कुची कुची, अर्थात दया करो दया करो दया करो। इस कारण से लेखक को भी उस खतरनाक स्थान पर लेखक कोई भय नहीं था। क्योंकि यात्रा की विशेषता होती है किसी भी स्थान का किसी भी घटना का जब वर्णन किया जाता है बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया जाता है। इसलिए लेखक ने उस खतरनाक स्थान का भी एक प्रभावशाली एवं रोचक ढंग से वर्णन किया है। तो वहां से अगला पड़ाव 16 या 17 मील दूर होने के कारण
उन्होंने सवारी के लिए घोड़े ले लिए थे। एक ओर सफेद बर्फीले पहाड़ थे और दूसरी ओर वनस्पतिहीन पहाड़। पहाड़ के सर्वोच्च स्थान पर स्थानीय देवता का वास था। लेखक का घोड़ा उतरते हुए धीमा चलने लगा। वो अपने साथी से पिछड़ गया। रास्ता भटक जाने के कारण वह पड़ा पर देर से पहुंचा। लेखक का साथी सुमति, जो तिब्बती लामा था, रास्ते में उसके यजमान के गांव थे। वह उन्हें भेंट स्वरूप बोध गया सिलाए कपड़े के गंडे भी बांटता चलता था। क्योंकि कोई भी धर्म हो तो उस धर्म के प्रति लोगों का आस्था में विश्वास जुड़ा हुआ होता है। तो कोई भी धर्म होता है तो उसमें वास्तविकता भी होती है और आडंबर भी होते हैं। तो जो सुमति था वह बोध गया अर्थात जो कि आपका बिहार में है, वह जब आता था तो वहां के बने हुए कपड़े के गंडे बना करके ले जाकर के वह तिब्बत बेचा करता था, अर्थात अपने यजमानों को दिया करता था। इसलिए मैंने कहा ना कि कोई भी धर्म होता है, धर्म के प्रति लोगों की जो अपनी एक आस्था होता है, लोगों का अपना एक विश्वास होता है, उस धर्म से लोगों का अपने विश्वास जुड़ा हुआ होता है। परंतु हाँ, जहाँ धर्म में वास्तविकता भी होती है तो धर्म में आडंबर भी है। लेखक ने सुमति से कहा, रास्ते में जिस गांव में ठहरा वहां गंडे बांटे, दूर दराज के गांव में नहीं। दूसरे दिन वे तेज धूप में चल रहे थे। तिब्बत में सीधी धूप कड़ी होती है, यदि कपड़े से छाया कर ले तो बहुत ठंड मालूम होती है। शंकर बिहार में खेती के मुखिया भिक्षु उनसे प्रेम से मिले। वहां एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पुस्तकें रखी थी और उन पुस्तकों की तलाश में ही लेखक तिब्बत गया हुआ था। क्योंकि मैं पहले ही बताया था, लेखक जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाला था। और अनुयायी का अर्थ होता है किसी सिद्धांत के आदर्श का अनुगामी। तो वहां एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पुस्तकें रखी थी। लेखक उन्हीं की तलाश में गया था, इसलिए वहां भी आसन लगाकर बैठ गया। एक एक पुस्तक 15 किलो से अधिक वजन की थी। उनका अवलोकन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, इसलिए लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने को कह दिया। तो इस तरह से लहासा की जो और यह जो आपका यात्रा साहित्य है, इस यात्रा साहित्य के विषय में आप सभी को मैं आज समझाया। तो इसका जो प्रश्न अभ्यास है, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक आप सभी लोग लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।